बांद्रे और कार्लाइल रोड के नुक्कड़ पर फतेह मोहम्मद सिगरेट फरोश की दुकान से फजल ने जहाज मार का बीड़ी का एक बंडल खरीदा और बीड़ी सुलगाकर उसके 2 कश जोर से लेकर उस अड्डे को वापस जाने लगा तो फतेह मोहम्मद ने उसे रोककर कहा, देख, वह करीम खां आ रहा है, तुझे उससे मिलाता हूं। मजे का पठान है, ऐसा पठान तूने जिंदगी में नहीं देखा होगा। फजल ने जोर का कश लेकर आने वाले की तरफ ध्यान से देखा, फिर बोला, हां, आजकल इसे हर रोज इधर घूमते हुए देखता हूं। क्या करता है यह? ड्राई फ्रूट का थोक धंधा करता है। फतेह मोहम्मद ने फजन को बताया, खाने पीने वाला खुले दिल का पठान है, अपना बहुत यार हो गया है। अब तो खत पत्थर भी मेरे पते पर मंगाता है, हर रोज मेरे पास आता है। फतेह मोहम्मद की आवाज में अभिमान का एक हल्का सा असर था। फजल कुछ कहने वाला ही था कि इतने में करीम खां बिल्कुल पास आ गया। 6 फुट का ऊंचा कड़ियल पठान, रंग चमकते हुए तांबे की तरह, मूंछें घनी और कड़ी, शलवार कमीज और जैकेट बिल्कुल साफ सुथरी, घुली धुलाई, कहीं पर धब्बे का निशान तक न था। करीम खां लंबे लंबे डग भरता हुआ अस्सलाम वालेकुम कहता हुआ आगे बढ़ा आया और दुकान के सामने सड़क के किनारे बिछे हुए लकड़ी के बेंच पर बैठ गया, जहां से नुक्कड़ का नजारा सा दिखाई देता था। फिर उसने एक रेशमी रूमाल निकालकर अपना मुंह पोंछा और कुल्ला उतार के फतेह मोहम्मद के हवाले किया, जिसने उसे दुकान पर सिगरेट के डिब्बों की एक कतार के ऊपर रख दिया। करीम खां अपना मुंह पोंछकर बोला, बड़ी गर्मी है, यह फजल है। फतेह मोहम्मद ने परिचय कराते हुए कहा, यह सेठ मौलादीना के बंगले का चौकीदार है। करीम खां ने बड़े प्रेम से फजल से हाथ मिलाया। अभी वह अपने नए मित्र से कुछ कहने वाला ही था कि फतेह मोहम्मद ने एक खत आगे बढ़ाकर करीम खां से कहा, तुम्हारी चिट्ठी आई है। करीम खां ने पोस्टकार्ड अपने हाथ में लिया, जल्दी से उस पर निगाह डाली और फिर व्याकुलता के साथ उसे अपने सिर से ऊपर उछालकर फेंक दिया। खत हवा में उड़ता हुआ उसके पीछे जा गिरा। फजल ने पत्र उठाते हुए कहा, क्या बात है? घरवाली का खत है। करीम खां ने लापरवाही से कहा, घरवाली का खत नहीं पढ़ोगे? फजल ने आश्चर्य से पूछा, पढ़कर क्या करूं? हर दूसरे तीसरे रोज खत लिखती है और हर खत में पैसा मांगती है। करीम खां ने गुस्से से कहा, सब घरवालियां पैसा मांगती हैं। फजल ने एक ऐसे आदमी के लहजे में कहा जिसने कई बार आत्महत्या का इरादा करके परित्याग कर दिया हो। उसकी एक बीवी थी और 6 लड़कियां थीं। उसकी आंखों के नीचे कई काले घंडे थे। ऐसे मनुष्य की आंखें थीं जिसने सब कुछ मंजूर कर लिया हो। पैसा तो मैं भेजता हूं लाले, मगर हर रोज नहीं भेज सकता। तीसरे चौथे महीने 2-3 हजार की रकम भेज देता हूं। क्या यह कम है? कम नहीं, यह तो बहुत है। फजल ने पत्र वापस करीम खां को देते हुए कहा। करीम खां ने खत लेकर उसे फिर हवा में फेंकते हुए कहा, आजिज कर दिया है उस औरत ने, इससे तो मेरी दूसरी बीवी ही अच्छी थी। पत्र लहराता हुआ फुटपाथ से नीचे सड़क पर गिर गया। फजल फिर उसे उठाने के लिए लपका तो फतेह मोहम्मद ने पूछा, तुम्हारी दूसरी बीवी को क्या हुआ? उसे दिक हो गया। करीम खां गुस्से से बोला, और उसे दिक इसलिए हुआ क्योंकि मेरी पहली बीवी उसे मारती थी। तुम्हारी पहली बीवी तुम्हारी दूसरी बीवी को मारती थी तो तुमने उसे क्यों नहीं रोका? फजल ने खत उठाते हुए पूछा। कैसे रोक सकता था? करीम खां बफर कर बोला, वह मुझसे उम्र में 9 साल बड़ी थी। मैं 7 साल का था और वह 16 साल की थी। जब 4 सदे में बाप ने आनुम में मेरी शादी कर दी और शादी के बाद आनुम मुझे मारने लगी क्योंकि मैं 7 साल का था और वह 16 साल की थी। मगर पठान का बच्चा सब कुछ सह सकता है, किसी की धौंस नहीं सह सकता। इसलिए जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने फौरन दूसरी शादी कर ली फरखंदा से। अब आनुम मुझे छोड़कर फरखंदा को पीटने लगी। फरखंदा को तपेदिक हो गया तो मैंने 4 सदा छोड़ दिया और अपनी दूसरी बीवी को लेकर सूरत आ गया। ड्राई फ्रूट का धंधा करने लगा। मगर सूरत आकर भी मेरी बीवी की बीमारी ठीक न हुई। उसे हर रोज तप रहने लगा और रातों को वह जोर जोर से खांसने लगती थी। वह दिन ब दिन पीली, निढाल और बदसूरत होती गई, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, और मुझे उससे खौफ लगने लगा और मैं रातों को उसके साथ एक कमरे में रहने से डरने लगा। अल्लाह पाक की कसम, वह बिल्कुल चुड़ैल दिखाई देती थी और एक चुड़ैल से एक मर्द का बच्चा कैसे मोहब्बत कर सकता है। हालांकि जब मैंने उसे पहली बार 4 सदे में देखा था तो वह बड़ी खूबसूरत थी
और सर पर पानी का घड़ा रखे अपनी पतली कमर लचकाती हुई घर जा रही थी और मैं फौरन उस पर रीझ गया था। फौरन मैंने पैगाम देकर उससे शादी कर ली थी। मगर अब मैं क्या करता? मुझे तो उससे डर लगता था। कलाम पाक की कसम। तो तुमने उसका इलाज नहीं किया? फतेह मोहम्मद ने पूछा। बहुत किया, बहुत किया, अपनी बिसात से ज्यादा किया। बड़े बड़े डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों का इलाज किया, मगर किसी से कोई फायदा ना हुआ और वह दिन ब दिन एक बदशक्ल भूतनी की तरह दिखाई देने लगी। आखिर मुझको किसी ने बताया कि सूरत से 60 मील दूर जोरागढ़ के गांव में एक कामिल हकीम रहता है जो अल्लाह के हुक्म से मायूस मरीजों को भी शफा देता है। जोरागढ़ का गांव सूरत से 60 मील दूर है। वहां पर कोई मोटर नहीं जाती, रेल नहीं जाती। मगर मैं अल्लाह का नाम लेकर पैदल चल पड़ा और चलते चलते फरखंदा से कह गया कि अब एक ऐसे हकीम की दवा लाऊंगा जिससे तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह सुनकर फरखंदा बहुत खुश हुई। उसने मेरे सफर के लिए एक मुर्ग मुसल्लम तैयार किया, कबाब और पराठे भी, क्योंकि 2 दिन का सफर था। 2 दिन के बाद शाम के वक्त जब मैं हकीम जी के घर पहुंचा तो वह मगरिब की नमाज से फारिग होकर अपने घर के आंगन में एक चौकी पर बैठे थे। मैंने जाते ही उनके पांव पकड़ लिए और खुदा और रसूल और बड़े पीर का वास्ता देकर उनसे फरखंदा के इलाज के लिए दवा दारू देने को कहा। हकीम साहब मान गए और मुझसे फरखंदा की बीमारी पूछने लगे। पूछताछ के बाद वह देर तक कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने अंदर से कागज और कलम मंगाया और नुस्खा लिखने लगे। जब वह नुस्खा लिख रहे थे तो मैंने उनके घर के आंगन में इधर उधर देख रहा था। इतने में एक लड़की आई और दीवार से लगी लौकी की बेल से लौकियां तोड़ने लगी। वह मुझे अच्छी लगी। गोरी गोरी बाहों वाली छरहरी छमक सी लड़की मुझे लौकियां तोड़ते हुए बहुत अच्छी लगी। मैंने हकीम साहब से पूछा, यह लड़की कौन है? तो वह बोले, यह मेरी लड़की है। तो मैं बोला, हकीम साहब, नुस्खा मत लिखिए, इस लड़की से मेरा निकाह कर दीजिए। आपको खुदा, रसूल और बड़े पीर का वास्ता, मैं अपनी दूसरी बीवी से बहुत तंग आ चुका हूं। उसकी शक्ल से मुझे बहुत डर लगता है। हकीम साहब पहले तो बहुत चौंके, घबराए। फिर जब उन्होंने मेरा अता पता, हस्ब निस्ब, खानदान, आमदनी सब दरियाफ्त करके अच्छी तरह से इत्मीनान कर लिया तो मेरा निकाह अपनी लड़की से कर दिया। निकाह के बाद मैं 5 दिन जोरागढ़ के गांव में रहा, फिर वापस सूरत आ गया। घर आने पर फरखंदा ने मुझसे पूछा, मेरे लिए दवा लाए? मैंने कहा, दब्बा तो नहीं लाया हूं, अलबत्ता शादी करके आया हूं। इस पर वह गरीब बहुत रोई पीटी, मगर आखिर को उसने सब्र कर लिया और बोली, तुमने अच्छा किया जो निकाह कर लिया। मैं अब तुम्हारे किसी लायक नहीं रही और अब तो मैं चंद दिनों की मेहमान हूं। आज मर जाऊं, कल मर जाऊं। जिंदगी का क्या भरोसा। तुमने अच्छा किया जो निकाह कर लिया, मगर उसको साथ क्यों नहीं लाए? मैंने गरज कर कहा, तुम्हारे जीते जी मैं उसको इस घर में लाऊंगा। ऐसा कमीना मैं नहीं हूं। जब तक फरखंदा इस घर में रहती है कोई दूसरी औरत यहां नहीं आ सकती। ओ लाले, कहने को तो मैंने कह दिया और उस वक्त फरखंदा का सूखा, सांवला, काबिले रहम चेहरा देखकर ही कहने को मेरा जी चाहा था। और इस वक्त जब मैंने ये अल्फाज कहे कुरान पाक की कसम, मेरे दिल में उस वक्त कोई बेईमानी न थी। मैं यही चाहता था कि मैं मजीन को, यानी अपनी तीसरी बीवी को, उस वक्त तक अपने घर में न लाऊंगा जब तक बेचारी फरखंदा जिंदा है। मगर हुआ यह कि इस वाकये के बाद 1 माह गुजर गया, दूसरा माह गुजर गया, मगर फरखंदा नहीं मरी। ओ लाले, वह तो इस वाकये के बाद 2 साल जिंदा रही। इधर मैं समझता था कि वह 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी और उसकी हालत भी ऐसी थी। सब हकीम लोग ऐसा ही बोलते थे और खुद उसने भी मुझसे यही कहा था। पर जब दिन पर दिन गुजरते गए और वह नहीं मरी तो उधर हकीम साहब के घर से खत पर खत आने लगे। हकीम साहब के भी और मजीन के भी कि जोरागढ़ आके अपनी बीवी को ले जाओ। खुदा की कसम, मैं सख्त शर्मिंदा हुआ। मेरी समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। इधर फरखंदा को जबान दे चुका था, उधर मजीन के तकाजे पर तकाजे चले आ रहे थे। लाचार मैंने हर महीने मजीन को 200 रुपये भेजना शुरू कर दिया ताकि उसका मुंह बंद कर सकूं। 200 रुपया हर महीने भेजते थे? फजल चौकीदार ने आश्चर्य से पूछा। हां लाले, 200 क्या 300 भी भेज सकता था। ड्राई फ्रूट का धंधा तो बहुत अच्छा है और यहां बंबई में तो सूरत से भी अच्छा है, खुदा के फजल अव करम से। करीम खान ने इकरार किया।
फिर क्या हुआ? फतेह मोहम्मद ने पूछा। पूरे 15 महीने मजीन को 200 रुपया भेजता रहा। फिर 2 महीने बीच में नहीं भेज सका, मगर मजीन के मुंह को तो चाट लगी थी। उसने 1 महीना इंतजार किया। दूसरे महीने जोराघाट छोड़कर सूरत मेरे घर आ धमकी। अब वह खुद आ गई तो मैं क्या करता? कैसे उसे घर नहीं रखता? और अभी फरखंदा मरी नहीं थी। कसम पाक परवरदिगार की, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मगर फरखंदा ने मुझे ढाढ़स दी, मुझे बहुत समझाया बुझाया। बोली, मजीन तेरी बीवी है, उसे अपने पास रखो। मैं तुम दोनों के रहने के लिए इस घर में एक अलग कमरा ठीक किए देती हूं। मेरे साथ रहना अब तेरा किसी तरह मुनासिब नहीं है। मेरा क्या है, चंद लम्हों की मेहमान हूं। आज मर जाऊं कि कल मर जाऊं। और इस वाकये के पूरे 5 माह बाद वह बेचारी चल बसी। जिंदा रहने को शायद अभी वह और जिंदा रहती, मगर कमबख्त उस मजीन ने उनका दूध बंद कर दिया था, अंडा और फल सब कुछ। फिर वह कैसे जिंदा रहती? सारे घर पर उसने कब्जा जमा लिया था। घर के खर्च के अलावा वह मुझसे हर महीना 200 रुपया अलग लेती रही। बोली, वह तो मेरा पॉकेट मनी है, मैके से चला आ रहा है, यह तो मैं हर माह लूंगी। और मैं यह सोचकर देता रहा कि फरखंदा मरेगी तो मैं मजीन का जेब खर्च बंद कर दूंगा। मगर फरखंदा के मरने के बाद भी मजीन बराबर मुझसे पॉकेट मनी वसूल करती रही। पाक परवरदिगार की कसम, बड़ी लालची और जलील औरत है। और उस वक्त लौकियां तोड़ते वक्त तो मुझे बहुत अच्छी मालूम हुई थी। अब मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद ऐसी निकलेगी। अपनी किस्मत भी क्या है फतेह मोहम्मद। 3 बार शादी की, मगर तीनों बार शादी का सुख नहीं मिला। वरना करीम खां के पास क्या नहीं है? घर है, सेहत है, रोजगार है, दौलत है। इस दुनिया में जो जिसको चाहिए वह सब है, मगर खिदमत करने वाली बीवी नहीं है। अब तो मैं उसको छोड़ के सूरत से बंबई चला आया हूं, और खुदा के फजल से मेरा कारोबार यहां सूरत से भी अच्छा है, मगर घर का सुख नहीं है। सब कुछ बेफायदा है लाले। फजल जो इस किस्सा के दौरान करीम खां के पत्र को सड्ढक उठाकर अपने हाथों में लेकर उसे अपनी उंगलियों से बचा रहा था, अब आगे बढ़ा और उसने उसी खत को फिर करीम खां को पेश करते हुए कहा, ये लो, संभालो अपना खत। करीम खां ने फिर बड़ी बेजारी से खत को हवा में उछाल दिया और बोला, लानत भेजो इस खत पर यार। पैसा पैसा पैसा। पैसे के सिवाय उस औरत को कुछ सूझता ही नहीं। बंदा पैसा भी खर्च करे, फिर भी उसे खुशी न मिले, तो ऐसी औरत के साथ रहने को जी नहीं चाहता। हटाओ। खत हवा में उछलकर एक लड़की की ओढ़नी में अटक गया, जो बड़ी तेजी से सड़क पर से गुजर रही थी। उसके एक हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल थी, दूसरे हाथ में सब्जी तरकारी से भरा हुआ थैला था। लड़की खत के अटक जाने से ठिठक गई। फिर उसने चौंक कर करीम खां और फजल की तरफ देखा और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से गर्दन टेढ़ी करके और करे उचकाकर खत को ओढ़नी से गिरा दिया। फिर जंगली हिरनी को तरह चौकड़ियां भरती हुई वहां से भाग गई। खत जमीन पर पड़ा था। करीम खां ने बेंच से उठकर खत को जमीन से उठा लिया, मगर उसने खत पढ़ा नहीं। कुछ क्षणों तक गायब होती हुई लड़की की तरफ देखता रहा, और जब वह नुक्कड़ पर गायब हो गई तो वह मुड़कर फतेह मोहम्मद से पूछने लगा, लाले, ये किसकी लड़की है? मैं इसको हर रोज इधर से गुजरते हुए देखता हूं। फजल ने सिर झुकाए धीरे से कहा, यह मेरी लड़की है। करीम खां ने फौरन उसके घुटनों को पकड़कर कहा, पाक परवरदिगार की कसम, बस ऐसी ही लड़की मैं अपने लिए चाहता था। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल यही फतेह मोहम्मद लाले। अगर तुझको मेरी जिंदगी अजीज है तो अपने दोस्त को बोल दे कि अपनी लड़की का निकाह मुझसे कर दे। क्या नाम है उसका?